फ्रेंड्स, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे अबाउट नेक्रोसिस के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। तो आइए उसके एक के बाद एक टाइप देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ली थी कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। दोनों ही सेल की डेथ होती है। तो नेक्रोसिस का जो पहला टाइप है, जो मोस्ट कॉमनली दिखता है, दैट इज़ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, और ज़्यादातर ये हार्ड सब्सटेंस में दिखता है, किडनी, लीवर, हार्ट में। और ग्रोसली अगर ये देखते हैं तो ये फॉर्म होता है, हार्ड होता है। अगर ग्रोसली वो ऑर्गन को देखेंगे जहाँ पे ये कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ, तो मान लो कि लीवर में हुआ, तो लीवर को अगर आप ग्रोसली देखते हैं तो उसमें पूरा कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर वो हार्ड रहता है। उसमें जो मेम्ब्रेन का रप्चर बिल्कुल नहीं हुआ होता है, खोखले सेल की तरह दिखता है। मेम्ब्रेन पूरी दिखती है, उसके अंदर का मटेरियल डिजोल्व हुआ दिखता है। आपको ग्रोसली देखते हो तो वहाँ पे कोई भी टाइप का लिक्विड आपको नहीं दिखेगा, पेल दिखेगा और श्रिंक हुआ दिखेगा। माइक्रोस्कोप में अगर यही चीज़ आप देखोगे तो आपको एम्प्टी सेल मिलेगा, वहाँ पे कोई भी टाइप का रप्चर नहीं हुआ होगा सेल मेम्ब्रेन में, पूरा खोखला सेल दिखेगा। और इन्फ्लामेटरी सेल वहाँ पे पाए जाएंगे, लाइक न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट्स है, ये सभी। देन सेकेंड टाइप है ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। तो दैट इज़ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से, एक्टिव होने की वजह से ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है, और ज़्यादातर ये ब्रेन में पाया जाता है। ग्रोसली अगर आप ब्रेन को देखोगे, यानी कि जहाँ पे भी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है तो वहाँ पे वो सॉफ्ट होता है, लिक्विड फिल्ड कैविटी होती है, क्योंकि लिक्विफेक्टिव नाम से ही पता चलता है, लिक्विफेक्टिव यानी कि लिक्विड फिल्ड कैविटी वाला होता है वो। और दूसरा, माइक्रोस्कोप में अगर आप उसको एग्जामिन करते हो तो वहाँ पे सेल डेब्रीज मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा सेल लाइसिस होता है। जैसे कि हमने कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखा था, तो वहाँ पे क्या था कि सॉलिड था, पूरा सेल मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होती है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी रप्चर हो जाती है, इसलिए आपको वहाँ पे सेल डेब्रीज मिलेंगे, वहाँ पे आपको इन्फ्लामेटरी सेल्स मिलेंगे, है ना, माइक्रोस्कोप में। देन थर्ड पार्ट है, जो इसका थर्ड टाइप है, वो है कैसियस नेक्रोसिस। तो ये स्पेसिफिक टाइप है, और ये आपको ज़्यादातर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में ये टाइप दिखता है, लंग्स में देखने को मिलता है। केसियस नेक्रोसिस जो है, केसियस यानी कि चीज़ लाइक अपीयरेंस होता है उसका, कॉम्बिनेशन ऑफ कोएगुलेटिव एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस एंड चीज़ लाइक अपीयरेंस, एंड इट इज़ सेमी सॉलिड। देखो, कोएगुलेटिव सॉलिड था, लिक्विफेक्टिव जो था वो लिक्विड था, और ये सेमी सॉलिड है। ग्रोसली अगर आप देखोगे तो चीज़ लाइक येलोइश या पेल अपीयरेंस दिखेगा उसका, और माइक्रोस्कोप में देखने पर आपको वो ग्रेन्युलोमेटस से वहाँ पे इन्फ्लामेशन दिखेगा, वहाँ पे आपको जाइंट सेल मिलेंगे, एपिथेलोइड सेल मिलेंगे, ठीक है। और अब उसके बाद हम फोर्थ टाइप देखते हैं, फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस यानी कि ज़्यादातर फैटी टिश्यू में होता है, लाइक ब्रेस्ट में, मिसेंट्री। मिसेंट्री का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ जो एब्डोमेन को इंटेस्टाइन से जोड़ती है, फैटी वाली, जिसमें फैट बहुत होता है, उसको हम मिसेंट्री बोलते हैं। तो लाइक जैसे एक डिसीज़ है पैनक्रेटाइटिस, तो उसमें एंजाइम रिलीज़ होता है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, फैट को डिजोल्व करना स्टार्ट कर देता है, और लिपिड और कैल्शियम मिलके फिर क्या बनते हैं, जिससे वहाँ पे माइलिन फिगर का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ पे अगर मिसेंट्री फैट डिजोल्व हो जाएगी तो वहाँ पे लिपिड और कैल्शियम मिलके सोप लाइक अपीयरेंस होता है वहाँ पे, ठीक है, सेपोनिफिकेशन जैसा। तो ग्रोसली आप देखोगे तो वो स्ट्रक्चर जो होता है वहाँ पे सोप लाइक अपीयरेंस होएगा, चौकी वाइट कलर होता है उसका। और माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वहाँ पे वाइट नेक्रोस टिश्यू मिलते हैं और इन्फ्लामेटरी सेल मिलेगा, वाइट कलर रहेगा यहाँ पे। और लास्ट जो फिफ्थ टाइप है नेक्रोसिस का, दैट इज़ फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। तो फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस जो है वो ज़्यादातर हमको ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स में मिलता है। ग्रोसली अगर आप देखोगे तो फाइब्रिन जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, वहाँ पे पेल टिश्यू मिलेंगे, और माइक्रोस्कोप में देखोगे तो फाइब्रिन लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे आपको दिखेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नेक्रोसिस एंड इट्स टाइप्स। ओके, पैथोलॉजिकल डेथ होती है, और ये क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर डेथ है, ग्रुप ऑफ सेल की डेथ है, फॉलोड बाय इन्फ्लामेशन, इसलिए आपको वहाँ पे इन्फ्लामेटरी चेंजेस भी मिलेंगे, ठीक है। अब सेल का जो दूसरा टाइप था सेल डेथ का, एपोप्टोसिस, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो एपोप्टोसिस क्या है कि इट इज़ प्री प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। इट इज़ फिजियोलॉजिकल, एक सेल में होता है, फिजियोलॉजिकल है, कुछ एक समय के बाद हर एक सेल की डिस्ट्रक्शन होनी जरूरी है। सभी सेल का अपना अपना लाइफ स्पान होता है, उस लाइफ स्पान के बाद हर सेल अपने आप ही डिसोल्व हो जाती है, अपने आप सुसाइड कर लेती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल। लेकिन इसमें कोई टाइप के इन्फ्लामेटरी चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ सेल का श्रिंकेज होगा। डेथ ऑफ वन सेल डिपेंड ऑन कैस्पेस पाथवे। कैस्पेस पाथवे क्या है, ये एक टाइप का एंजाइम वाला पाथवे है जो सेल यूज़ करती है अपने आप को सुसाइड करने के लिए, अपने आप को डिस्ट्रक्ट करने के लिए। सेल कुछ एंजाइम का, कुछ एक पाथवे का यूज़ करती है, उसको बोलते हैं कैस्पेस पाथवे, वो हमें पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है। तो मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि सेल कैसे अपना पाथवे यूज़ करती है अपने आप को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, अपने आप को डिज़ोल्व करने के लिए। ठीक है, तो उसमें दो पाथवे होते हैं, दो उसके एक तो पहला होता है इनिशिएशन और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन। ठीक है, इनिशिएशन एंड एग्जीक्यूशन। इनिशिएशन जो है वो उसके दो पार्ट है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, और एग्जीक्यूशन जो होता है वो एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशिएशन देखते हैं। इनिशिएशन मतलब देखो, सेल को खुद मरना है, सेल खुद प्री प्लान करती है कि इतने टाइम के बाद मुझे अपने आप को डिस्ट्रक्ट करना है, तो वो कुछ पाथवे यूज़ करती है। वो पाथवे जो होता है उसका इनिशिएशन करती है। तो अब उसको इनिशिएट करने के लिए उसमें दो पाथवे का वो यूज़ करती है, एक एक्सट्रिंसिक होता है और दूसरा इंट्रिंसिक होता है। तो पहले हम इंट्रिंसिक पाथवे देख लेते हैं कि सेल के अंदर से, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से ये पाथवे स्टार्ट होता है। सेल क्या करता है कि मान लो कि कोई भी टाइप से सेल की इंजरी हुई, हाइपोक्सिया होता है, तो सेल माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि एपोप्टोटिक एंजाइम रिलीज़ होता है। एपोप्टोटिक एंजाइम क्या काम करेगा? सेल को लाइसिस करने का। एपोप्टोटिक मतलब सेल डेथ करवाने के जो एंजाइम होंगे वो रिलीज़ होंगे। ठीक है, एपोप्टोटिक एंजाइम रिलीज़ होना चालू होगा माइटोकॉन्ड्रिया में से इंट्रिंसिक पाथवे की वजह से। और ये जो एपोप्टोटिक एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? एंटी एपोप्टोटिक एंजाइम को कम करता है। मतलब कि कुछ ऐसे एंजाइम भी सेल के अंदर होते हैं जो सेल को हमेशा बचाने का काम करते हैं। ठीक है, सेल को डिस्ट्रक्शन होने के बचाने का काम करते हैं। ज़्यादातर यही जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेट रहते हैं। एपोप्टोटिक एंजाइम तो जब सेल को लगता है कि अब मेरा डिस्ट्रक्शन होने का टाइम हो गया है तभी रिलीज़ होता है। तो ये जो एपोप्टोटिक एंजाइम होता है वो एंटी एपोप्टोटिक एंजाइम को रिलीज़ करता है ताकि वो अपना काम क्या बोलते हैं, नहीं कर पाए। ठीक है, तो एंटी एपोप्टोटिक एंजाइम यानी कि जो सेल को मरने से बचने वाला एंजाइम क्या करता है? सेल को बचाता है। लेकिन अगर उसके खिलाफ ये एपोप्टोटिक एंजाइम काम करता है तो उसके वजह से सेल पे पोरस होना स्टार्ट करते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे लाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है और ये उसको डिस्ट्रक्ट कर देता है। और फिर ये एपोप्टोटिक एंजाइम, एक तो एंटी एपोप्टोटिक एंजाइम को क्या करता है? डिस्ट्रक्ट करता है, उसके फंक्शन को हैम्पर करता है। और दूसरा काम वो ये करता है कि कैस्पेस पाथवे को स्टार्ट करता है, कैस्पेस C8 एंजाइम को रिलीज़ करता है। ये कैस्पेस C8 एंजाइम जो होता है वो सेल का डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इंट्रिंसिक वे से, मतलब सेल के अंदर से ही डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया? सबसे पहले एपोप्टोटिक एंजाइम को रिलीज़ किया। एपोप्टोटिक एंजाइम जैसे ही रिलीज़ हुआ उसने एंटी एपोप्टोटिक एंजाइम जो होता है, जो कि सेल को बचाता है नॉर्मल कंडीशन में, उसका काम हैम्पर कर दिया, उसके फंक्शन को बंद कर दिया, सीज कर दिया। दूसरा क्या किया उसने? एपोप्टोटिक एंजाइम ने कैस्पेस पाथवे को स्टार्ट कर दिया। कैस्पेस पाथवे एक एंजाइमेटिक पाथवे है जो कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम को रिलीज़ करता है, जैसे C8 है, C9 है, C3 है। ये सारे कैस्पेस एंजाइम जो होते हैं वो सेल के लाइसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो कैस्पेस C8 को रिलीज़ करता है और C8 जो होता है वो फिर सेल का डिस्ट्रक्शन करता है। फिर इनिशिएशन का दूसरा एक वे होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो ड्यू टू एक्सटर्नल इंजरी की वजह से क्या होता है कि लाइक कीमोथेरापी या रेडिएशन वगैरह की वजह से क्या होता है, इसके सेल का न्यूक्लियस डैमेज होना लगता है, DNA डैमेज होता है। तो फिर हमारी सिस्टम जो होती है वो डरने लगती है कि भाई DNA का म्यूटेशन हो गया और कुछ अलग ऑटो इम्यून डिसीज़ ना प्रोड्यूस हो जाए, मतलब कुछ अलग टाइप के सेल ना प्रोड्यूस हो जाए और हमारा फंक्शन हैम्पर ना हो जाए। तो वो क्या करते हैं कि इस तरह के सेल को डिस्ट्रक्ट कर दो, क्योंकि कीमोथेरापी की वजह से DNA को भी डैमेज होता है और कुछ अलग टाइप के सेल बनने लगे। इससे पहले क्या करता है, हमारा सेल खुद ही मरने लगता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो सेल वॉल पर जो इसमें एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि सेल वॉल पे एक स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? देखो इस तरह से सेल वॉल पे एक स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर होते हैं पहले से ही सभी सेल पे। ठीक है, अब उसको ज़रूरत होती है डेथ लाइगेंड की। अगर उसको खुद का डिस्ट्रक्शन करवाना है तो उसको ज़रूरत होती है डेथ लाइगेंड की। जब डेथ लाइगेंड ये स्पेसिफिक रिसेप्टर से मिल जाता है और दोनों का लाइगेशन होता है तो अपने आप ये मेम्ब्रेन में पोरस हो जाता है और सेल का डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। तो रिसेप्टर तो पहले से था ही, और कोई भी टाइप का इस तरह से रेडिएशन या इस तरह से कुछ भी होता है तो ये डेथ लाइगेंड आके इसके साथ चिपक जाता है। दोनों जैसे ही कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, वैसे ही सेल के मेम्ब्रेन का लाइसिस होता है, पूरा सेल डिस्ट्रक्ट हो जाता है। और उसके बाद दोनों कंबाइन होते हैं, सेल का डिस्ट्रक्शन चालू होता है। वो भी एक्टिवेट करता है कैस्पेस एंजाइम। कैस्पेस एंजाइम C9 को एक्टिवेट करता है। कौन से एंजाइम को? C9 एंजाइम को। और ये C9 जो होता है वो सेल का डिस्ट्रक्शन कर जाता है। तो ये था ऑल अबाउट इनिशिएशन के बारे में। अब इनिशिएशन के बाद में दूसरा जो पार्ट था वो एग्जीक्यूशन। तो आपने देखा कि इंट्रिंसिक पाथवे हो या एक्सट्रिंसिक पाथवे हो, दोनों
दोनों ही ये एंजाइम को रिलीज़ करते हैं C8 एंड C9। C8 और C9 ऐसे एंजाइम है जो सेल का डिस्ट्रक्शन करते हैं। C8 और C9 के रिलीज़ होने के बाद ये दोनों मिलकर एक्टिवेट करते हैं C3 एंजाइम को। ये भी कैस्पेस पाथवे का एक एंजाइम है C3। C3 एक्टिवेट करता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये सारे न्यूक्लियस है सारे एंजाइम हैं, और ये जो C3 है लास्ट में एग्जीक्यूशन में वो रिलीज़ करता है, वो एक्टिवेट करता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब एंडोन्यूक्लियस नाम से ही पता कर रहा है कि वो न्यूक्लियस को डाइजेस्ट करेगा, DNA को डाइजेस्ट करेगा, स्पेसिफिक जगह पे तोड़ेगा, उसका फ्रेगमेंटेशन करेगा, उसको डिस्ट्रक्ट करेगा और सेल की डेथ हो जाएगी। जब भी DNA डैमेज होता है तो सेल डेथ होगी। तो दैट इज़ अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द एपोप्टोसिस। ठीक है, अब उसके जैसे हमने पढ़ा था कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नेक्रोसिस में क्या मिलते हैं, उसी तरह से इसमें भी कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर मिलेंगे। जैसे सेल श्रिंक होता है, यहाँ पे सेल श्रिंक होगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं मिलेगा आपको। फिर DNA का कंडेंसेशन होगा, पिक्नोसिस होगा,